Hello everyone, myself Dr. Manju Meena, Assistant Professor in Chemistry from Government College कोटा। प्रीवियस लेक्चर में हमने केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स के अंतर्गत इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में अध्ययन किया था। उसी क्रम में आज हम देखेंगे सर्वप्रथम फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन और परोक्साइड इफेक्ट्स, मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रियाएं अथवा परोक्साइड प्रभाव। हम जानते हैं कि एल्कीनें सामान्य परिस्थितियों में हाइड्रोजन हैलाइड के साथ इलेक्ट्रोफिलिक योगात्मक अभिक्रिया देती है और मार्कोनिकोफ नियम अनुसार ही प्रोडक्ट बनता है। अभिक्रिया आयनिक विधि द्वारा संपन्न होती है। सन 1933 में खरास एवं मेयो ने प्रेक्षित किया कि यदि हम अभिक्रिया में थोड़ी सी मात्रा में कार्बनिक परोक्साइड डाल दें तो अभिक्रिया मुक्त मूलक विधि द्वारा संपन्न होती है और तथा मार्कोनिकोफ नियम के विपरीत प्रोडक्ट बनता है। इसे हम विपरीत मार्कोनिकोफ नियम या एंटी मार्कोनिकोफ लॉ अथवा खरास इफेक्ट अथवा परोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। यहाँ हम देखें प्रोपीन की जब HBr से क्रिया परोक्साइड की प्रेजेंस में करवाते हैं तो 1 ब्रोमो प्रोपेन बनता है, लेकिन यदि परोक्साइड नहीं डालते उस स्थिति में क्या बनता है, यहाँ पर 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो मुक्त मूलक अभिक्रियाएं सामान्यतः श्रृंखला अभिक्रियाएं होती हैं। वह 3 प्रकार के पदों में संपन्न होती है। उपयुक्त अभिक्रिया की क्रियाविधि को हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। सर्वप्रथम फर्स्ट स्टेप क्या होता है, इसमें श्रृंखला प्रारंभ करने वाला पद। इस पद में क्या होता है कि जो परोक्साइड होता है सर्वप्रथम वो किस में कन्वर्ट होगा, फ्री रेडिकल के अंदर। जैसे यहाँ ROOR है वो किस में कन्वर्ट होता है, RO फ्री रेडिकल में। फिर ये है फ्री रेडिकल HBr से क्रिया करके ब्रोमीन मुक्त मूलक बनाता है, जिसे कि हम बोलते हैं श्रृंखला बढ़ाने वाला पद। फिर ब्रोमीन फ्री रेडिकल प्रोपीन से क्रिया करके क्या बनाता है, द्वितीय मुक्त मूलक, सेकेंडरी फ्री रेडिकल। ये भी कौन सा स्टेप है, श्रृंखला बढ़ाने वाला पद। इसी पद में फिर क्या होता है, जो सेकेंडरी फ्री रेडिकल है वो HBr से क्रिया करके क्या बनाता है, 1 ब्रोमो प्रोपेन। ये भी क्या है, श्रृंखला बढ़ाने वाला पद। जब तक अभिक्रिया में फ्री रेडिकल होते हैं अभिक्रिया चलती रहती है। लास्ट में या सबसे लास्ट स्टेप क्या होती है, इसकी श्रृंखला समाप्त करने वाला पद। इसमें क्या होंगे, फ्री रेडिकल और फ्री रेडिकल आपस में रिएक्ट होकर आपस से क्या बना लेते हैं, परोक्साइड। अर्थात अभिक्रिया में कोई भी फ्री रेडिकल नहीं रहता। उस समय क्या होती है, अभिक्रिया समाप्त होती है। यह अभिक्रिया केवल HBr द्वारा ही दर्शाई जाती है, परोक्साइड प्रभाव वाली। HCl तथा HI यह अभिक्रिया नहीं दर्शाते। इसका कारण क्या है कि परोक्साइड प्रभाव में जो HX बंध का क्या होती है, समान बंध विखंडन या होमोलिटिक क्लीवेज। HCl की बंध ऊर्जा का मान कितना होता है, 102 किलो कैलोरी प्रति मोल, और HBr की बंध ऊर्जा का मान कितना होता है, 87 किलो कैलोरी प्रति मोल, जो कि HBr से बहुत अधिक है। अतः यह बंध नहीं टूटता। HI की बंध ऊर्जा का मान कितना होता है, 71 किलो कैलोरी प्रति मोल, और यह ऊर्जा HBr से कम है। लेकिन आयोडीन मुक्त मूलकों की क्रिया ऊष्मा शोषी होने के कारण भी यह अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है। तो इस प्रकार से फ्री रेडिकल एडिशन अभिक्रिया के द्वारा भी एल्कीन्स अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। थर्ड अभिक्रिया हम देखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। एल्कीनों में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर कई प्रकार की ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं संपन्न होती है। सर्वप्रथम हम देखेंगे हाइड्रोक्सिलीकरण। जब एल्कीनों को क्षारीय KMnO4 पोटेशियम परगोनेट के साथ अभिकृत करवाया जाता है तो कार्बन कार्बन द्विबंध का हाइड्रोक्सिलीकरण हो जाता है और क्या बनता है, 1,2-ग्लाइकोल। यहाँ देखें हम एल्कीन है, जब इसका हाइड्रोक्सिलीकरण करवाया जाता है KMnO4 के प्रेजेंस में, H2O प्लस O KMnO4 के प्रेजेंस में, तो क्या प्राप्त होता है हमें, 1,2-ग्लाइकोल।
इस अभिक्रिया का उपयोग कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के परीक्षण के लिए भी हम कर सकते हैं। 1% तनु क्षारीय KMnO4, जिसको कि हम क्या कहते हैं, बेयर अभिकर्मक, कौन से कलर का होता है वो, पिंक या गुलाबी रंग का होता है। जबकि 1,2 ग्लाइकोल क्या होता है, रंगहीन होता है। अतः किसी यौगिक द्वारा क्षारीय KMnO4 को रंगहीन कर देना क्या दर्शाता है कि उसमें कौन सा बंध उपस्थित है, डबल बॉन्ड। ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड के साथ भी एल्कीनों का हाइड्रोक्सिलीकरण हो जाता है। ये है एल्कीन ओस्मियम टेट्राऑक्साइड OSO4। इस प्रकार से इसके साथ ये बंध बना लेता है। फिर क्या होता है इसका हाइड्रोलिसिस, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइकोल में, और बाहर क्या निकल जाता है, H2OSO4। तो यहाँ यह बात विशेष ध्यान देने की है कि उपयुक्त दोनों विधियों में कुल मिलाकर एक द्विबंध पर हाइड्रोक्सिलीकरण होता है, अर्थात दो OH समूहों का योग, और ये दोनों OH समूह द्विबंध के एक ही तरफ जुड़ रहे हैं। अतः यह अभिक्रिया कौन सी कहलाती है, सिस एडिशन या समपक्ष योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण है। एल्कीनों पे ब्रोमीन का योग विपक्ष योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण होता है। ग्लेशियल एसिटिक अम्ल में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का विलयन भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का हाइड्रोक्सिलीकरण करके क्या बनाता है, ग्लाइकोल। यह है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वो एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में क्या बनाता है, 1,2 ग्लाइकोल। सेकेंड अभिक्रिया हम देखेंगे एपॉक्सीडेशन या एपॉक्सीकरण। तप्त रजत चूर्ण पर एल्कीन और वायु के मिश्रण को जब हम प्रभावित करते हैं तो द्विबंध पर ऑक्सीजन जुड़ जाता है और हमें क्या प्राप्त होता है, एपॉक्सी यौगिक। तो यहाँ क्या बना रहा है, जब एथिलीन की ऑक्सीजन के मिश्रण के साथ रजत चूर्ण की प्रेजेंस में प्रभावित किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, एथिलीन ऑक्साइड। एल्कीनों के एपॉक्सीकरण के लिए पर अम्ल तथा पर एसिड का भी प्रयोग किया जाता है। उस स्थिति में अभिक्रिया को क्या कहते हैं, प्रिलेश्चव अभिक्रिया कहा जाता है। यह प्रोपीन पर बेंजोइक अम्ल C6H5C डबल बॉन्ड OOH क्या बनाता है, ये प्रोपिलीन ऑक्साइड, और बेंजोइक अम्ल यहाँ से अलग हो जाता है। एथिलीन ऑक्साइड को एपॉक्सी एथेन अथवा ऑक्सीरेन भी कहा जाता है। अतः प्रोपिलीन ऑक्साइड को एपॉक्सी प्रोपेन अथवा मेथिल ऑक्सीरेन भी कहते हैं। ये ऑक्सीरेन तनु अम्ल या क्षार के साथ क्रिया करके ट्रांस 1,2 डायोल बनाते हैं। इस प्रकार एल्कीन का ट्रांस हाइड्रोक्सिलीकरण हो जाता है। नेक्स्ट अभिक्रिया हम देखेंगे ऑक्सीकारक विदलन या ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। उससे पहले हम ये अभिक्रिया ये देखें, 2 ब्यूटीन की यदि हम सिल्वर की प्रेजेंस में ऑक्सीजन के साथ क्रिया गर्म किया जाए तो क्या प्राप्त होता है, 1,2 डाइमेथिल ऑक्सीरेन। फिर उसका हम क्या करवाएं, हाइड्रोक्सिलेशन, तो क्या प्राप्त होता है हमें, ट्रांस 2,3 ब्यूटेन डाइओल। इस प्रकार उपयुक्त अभिक्रिया द्वारा कुल मिलाकर एक द्विबंध पर 2 OH समूह का कौन सा योग हो रहा है, यहाँ पर ट्रांस योग। अब हम देखेंगे ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। यदि एल्कीनों को अम्लीय K2Cr2O7 अथवा प्रबल क्षारीय KMnO4 की साथ अभिकृत करवाया जाता है तो द्विबंध से अणु टूट जाता है और एल्कीन की संरचना के अनुसार क्या बनते हैं, इससे कार्बोक्सिलिक अम्ल अथवा कीटोन हमें प्राप्त होते हैं। जैसे हम यहाँ देखें कि जो प्रोपीन है, प्रोपीन किससे क्रिया करेगी, जब इसका ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करवाया जाए किसके प्रेजेंस में, K2Cr2O7 के साथ H2SO4 की प्रेजेंस में, तो क्या प्राप्त होता है हमें, एसिटिक अम्ल और फॉर्मिक एसिड। और यदि हम यहाँ देखें 2 मेथिल प्रोपीन का जब हम ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करवाते हैं पोटेशियम K2Cr2O7 और H2SO4 के साथ, तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ से एसीटोन और फॉर्मिक अम्ल। अब यदि यहाँ हम लें 2,3 डाईमेथिल 2 ब्यूटीन,
का जब हम ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करवाते हैं K2Cr2O7 और H2SO4 के साथ, तो क्या प्राप्त होगा? 2 एसीटोन के हमें अणु प्राप्त होते हैं। यदि हम 2-मेथिल 2-ब्यूटीन का ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करवाएं K2Cr2O7 और H2SO4 के प्रेजेंस में, तो हमें क्या प्राप्त होगा? यहाँ से एसिटिक एसिड और इधर से कीटोन। तो इस प्रकार से इसका क्या होता है? ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। नेक्स्ट अभिक्रिया हम देखेंगे ओजोनोलिसिस या ओजोनी अपघटन। इस अभिक्रिया में भी एल्कीन के कार्बन कार्बन द्विबंध का क्लीवेज होता है और अणु कितने भागों में बढ़ जाता है? 2 भागों में। ये दोनों अणु कार्बोनिल अणु होते हैं। ये एल्कीन अणु है। जब इसका ओजोनोलिसिस करवाया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? हमें 2 कीटोनिक यौगिक प्राप्त होते हैं। अभिक्रिया 2 स्टेप में संपन्न होती है। फर्स्ट स्टेप में एल्कीन व ओजोन के योग से क्या बनता है? ओजोनाइड। और दूसरे चरण में जस्त चूर्ण की उपस्थिति में, जस्त चूर्ण क्या होता है? जिंक। जल अपघटित होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये कार्बोनिल यौगिकों में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्या है? एल्कीन, C+C। इसकी क्रिया जब हम ओजोन O3 के साथ क्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है? ओजोनाइड। इसमें इस कार्बन से ये O और इधर से जुड़ा रहता है और इधर 2 ऑक्सीजन के साथ ये इस प्रकार से जुड़ा होता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? जस्ट चूर्ण के प्रेजेंस में ये क्या होता है? हाइड्रोलिसिस। तो ये वाला बॉन्ड इधर जाता है, टूटता है, ये वाला यहाँ टूटेगा, यहाँ डबल बॉन्ड, और ये वाला यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ से क्या निकल जाएगा? H2O2। तो इस प्रकार से हमें 2 कीटोन अणु प्राप्त होते हैं। अब बने हुए कार्बोनिल यौगिक की संरचना के आधार पर मूल एल्कीन की हम संरचना ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 1-ब्यूटीन है, उसका ओजोनी अपघटन से हमें क्या प्राप्त होगा? प्रोपेनॉल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड। जबकि 2-ब्यूटीन के ओजोनी अपघटन से केवल हमें एसिटैल्डिहाइड ही प्राप्त होता है। जैसे हम यहाँ देखें, ये क्या है? 1-ब्यूटीन। इसकी O3 से क्रिया कराएंगे तो ये वाले डबल बॉन्ड टूटेगा, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ेगा और नीचे 2 इस प्रकार से जुड़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप में जब हम इसको जस्ट चूर्ण के प्रेजेंस में जब इसका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा और इधर से टूटेगा और ये वाला डबल बॉन्ड। तो इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त हुआ? इधर से प्रोपेनॉल्डिहाइड और इधर से क्या प्राप्त हुआ? हमें फॉर्मल्डिहाइड, और यहाँ से क्या निकल गया? H2O2। अब हम क्रिया करवाएं 2-ब्यूटीन की ओजोन के साथ तो क्या होगा? ये वाला डबल बॉन्ड के साथ ये ओजोन अणु इस प्रकार से जुड़ता है, यहाँ दोनों O जुड़ जाएंगे और ऊपर हो, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और यहाँ से टूटेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। तो इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त होते हैं? 2 एसिटैल्डिहाइड के अणु और H2O2। नेक्स्ट हम देखेंगे कंबस्टन। समस्त हाइड्रोकार्बनों के पूर्ण ऑक्सीकरण की क्रिया क्या कहलाती है? कंबस्टन या दहन कहलाती है। वायु अथवा ऑक्सीजन की उपस्थिति में दीप्ति युक्त ज्वाला के साथ एल्कीनें जलती हैं और क्या प्राप्त होता है? हमें CO2 तथा जल हमें प्राप्त होता है। जैसे हम यहाँ देखें, ये है एथीन C2H4। इसकी जब हम 3 ऑक्सीजन अणुओं के साथ ऑक्सीकरण करवाते हैं या कंबस्टन करवाते हैं तो हमें 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं और 2 H2O मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार दहन के द्वारा क्या प्राप्त होता है? हमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज देखा कि इसमें किस प्रकार से तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया संपन्न होती है एल्कीन की और किस प्रकार से फ्री रेडिकल अभिक्रिया संपन्न होती है। और जो फ्री रेडिकल अभिक्रिया है वो परोक्साइड प्रभाव अर्थात एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार संपन्न होती है, जिस कारण से हमें 1-ब्रोमोप्रोपेन प्राप्त होता है। अगर यही अभिक्रिया जो फ्री रेडिकल वाली किसके द्वारा संपन्न होती? मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार, तो हमें क्या प्राप्त होता है उसके अंदर? 2-ब्रोमोप्रोपेन। तो
इस प्रकार से मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया संपन्न होती हैं और जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है वो हाइड्रोक्सिलीकरण, एपॉक्सीकरण, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज के द्वारा संपन्न होती है। और लास्ट हमने देखा इसका दहन किस प्रकार से होता है, जिसमें कि हमें ये CO2 और H2 मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं। थैंक यू।